हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम्स डिकोडेड। आज यूपीएससी का जीएस 1 का एग्ज़ाम हुआ। जस्ट मेरे पास पेपर आया और मैंने सोचा कि पहले मैं आपके लिए थोड़ा बहुत एनालिसिस कर लूँ इस पेपर की और आपको बताऊं कि इसके आंसर्स जो हैं वो किस तरह से लिखे जा सकते थे। तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव द मॉडल आंसर्स पर से, बट आई एम गोइंग टू गिव द आइडिया हाउ द क्वेश्चंस वेयर एंड हाउ यू शुड हैव रिटन द आंसर्स। एंड फॉर दोज जिन्होंने मुझसे पढ़ा होगा फॉर ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री भी, इवन आर्ट एंड कल्चर, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आप यहाँ से देखोगे वो सब के सब मैंने पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो वी विल कीप दिस सेशन ब्रीफ एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू कि जो क्वेश्चंस आए हैं उनके जो आंसर्स हैं वो किस तरह से आप अप्रोच कर सकते थे। सो वी आर गोइंग टू बेसिकली टॉक ऑफ GS 1। यूपीएससी का जो पेपर है दैट इज GS 1। तो सबसे पहला अगर आप क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव इज एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग मौर्यन हिस्ट्री। तो अशोका की जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस रहता है मौर्यास की हिस्ट्री पढ़ने के लिए। अब जब भी हम मौर्यास के बारे में पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा अशोका की इंस्क्रिप्शन को पढ़ते ही पढ़ते हैं। अब जब हम अशोका की इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो आप देखोगे इसमें रॉक इंस्क्रिप्शन आ गई या पिलर इंस्क्रिप्शंस आ गए, ठीक है, बाकी प्लेट पे इंस्क्रिप्शन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस कौन से हो गए इसमें से? जो रॉक इंस्क्रिप्शन है, जो पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं, ये हमें मौर्यास के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ बताते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अप्रोच कैसे करेंगे? सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन में यही जाना चाहिए कि अशोका की जो इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें रॉक इंस्क्रिप्शंस आ गए, पिलर इंस्क्रिप्शंस आ गए, जिसमें मेजर रॉक इंस्क्रिप्शंस हैं, माइनर रॉक इंस्क्रिप्शंस हैं। और ये इंस्क्रिप्शंस हमें ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट द मौर्यन सोसाइटी बताते हैं। आप देखोगे उस सोसाइटी के बारे में आपको क्या-क्या बताया जाता है। एक तो सोसाइटी के इकोनॉमी क्या है, सोसाइटी क्या है, पॉलिटी क्या है, रिलीजियस इश्यूज क्या थे, एवरीथिंग, मिलिट्री एक्सपेंशन अशोका का कहां तक रहा था। तो इसमें आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये रहोगे कि हाँ भाई, पहले इसको आप थोड़ा बहुत ये बता दो कि हाँ, अशोका की जो इंस्क्रिप्शंस है दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो हमें अशोका की इंस्क्रिप्शंस किसके बारे में बताती है? मौर्योस के बारे में। देन यू विल कम टू द मेन बॉडी पार्ट जहां पे आप लिखोगे विद एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन यूज इन योर आंसर्स। एग्जाम्पल्स में आप यूज करोगे कि अशोका ने जो नॉर्थ वेस्ट में अपना सोहागोड़ा इंस्क्रिप्शंस कर दिया। फिर आप देखोगे अपनी इंस्क्रिप्शंस उन्होंने जो है नेपाल वाले, प्रेजेंट डे नेपाल में भी उनकी इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलेंगी और सेंट्रल इंडिया में तो थी ही। और उसके साथ साथ आप फिर अगर लिखोगे कि पॉलिटी के बारे में वो बताता है कि अशोका जो था ही वॉज अ वेरी बेनिवोलेंट किंग, और वो अपने धम्म मंत्र महामंत्रास को ये एडवाइस करता था कि आप काफ़ी इथिकल बिहेवियर करोगे विद प्रिजनर्स, विद एवरी पर्सन। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे जो यहाँ पे एडिक्ट 13 है, तो वो किसके बारे में था? वो कलिंगा एडिक्ट है, जहां पे अशोका के बारे में बताया जाता है कि उसने 1.5 लाख लोगों को मार दिया था ड्यूरिंग द कलिंगा वॉर। तो वो जो है आपको 13th पिलर एडिक्ट में, आपको रॉक एडिक्ट में देखने को मिलेगा। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप याद रखोगे अलोंग द कैसे कैसे डिफरेंट रॉक एडिक्ट्स हो गए, पिलर एडिक्ट्स हो गए, किसके बारे में बात करते हैं। ऐसे ही आप फिर देखोगे अशोका बात करता है अपने एडिक्ट्स में किसके बारे में, कि उसका जो कन्वर्जन हुआ था टू बुद्धिज्म। पहले वो बुद्धिस्ट नहीं थे, फिर वो जब बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए तो वो कैसे ग्रेजुअल कन्वर्जन था। बेसिकली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप रिलीजियस पॉलिसीज, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, एवरीथिंग आप लिखोगे इस क्वेश्चन में विद द हेल्प ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शन। तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। Then question number 2, discuss the impact of Macaulay minutes on colonial administration and education। अब देखिए एजुकेशनल पॉलिसीज आप देखोगे काफी बार पूछा गया है यूपीएससी के द्वारा, जेकेएस में पूछा जाता है, यूपीएससी में तो पूछा जाता है। इस बार ये आपको स्पेसिफिकली मकौले मिनट्स के बारे में पूछा जाता है। तो ये जो मकौले मिनट्स है इसमें आप लिखोगे कि ये जो मकौले मिनट्स हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द पॉलिसीज ऑफ इंडियन एजुकेशन और कंसर्न। उसके उसमें आप कौन सी चीजें मेंशन करोगे? बेसिकली जो ये मकौली मिनट्स थे इसमें आपका मेंशन बेसिकली स्पेसिफिकली ये करना है कि इसने जो ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी किसको? वेस्टर्न एजुकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। बेसिक फंडा इस पॉलिसी का यही था। ये जो मकौले मिनट्स थे इसका मेन फंडा जो था वो यही था कि यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन आ जाए। साथ ही साथ इसमें देखोगे आप जो हायर एजुकेशन थी, हायर एजुकेशन पे ज्यादा फोकस था। तो इसके चलते एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन इन इंडिया पे क्या असर पड़ा? बेसिकली ये क्या चाहते थे? ये हिंदुस्तानी चमड़ी में गोरों को चाहते थे कि लोग हिंदुस्तानी हैं, बिल्कुल इंडियन है, लेकिन उनकी जो मेंटालिटी है, उनका जो माइंडसेट है, वो ब्रिटिश बनाया जाए। तो इसलिए उनका फोकस वर्नाक्युलर एजुकेशन से ज्यादा शिफ्ट करके कहां पे लिया गया था? टुवर्ड्स द ब्रिटिश या वेस्टर्न एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन जिसे कहा जाता है। उसी के चलते आप देखोगे बाद में काफी ज्यादा सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स भी आ गई।
ताकि इन चीज़ों को प्रिवेंट किया जा सके। तो ये आप मकॉली मिनट्स के क्वेश्चन में ये यूज़ करोगे कि बेसिकली वेस्टर्नाइजेशन यहाँ पे लाना चाहते थे, वेस्टर्न एजुकेशन लाना चाहते थे, हायर एजुकेशन पे फोकस था। दिस इज जस्ट अ 10 मार्कर। 10 मार्कर का मतलब होता है आपको 2 पेजेस मिलते हैं, 1 और 2। तो इतना ही अगर आप लिखोगे इतना काफी है, फिर कंक्लूड कर दोगे अपने क्वेश्चन को, तो दैट विल बी योर क्वेश्चन नंबर 2। Then question number 3, the significance of Gandhian movements lay in the masses they mobilized. इल्यूसिडेट मतलब एग्जाम्पल्स के साथ बताइए कि गांधी जी ने जो यहाँ पे मूवमेंट चलाई उसमें मासेस का बहुत ज़्यादा रोल था। देखिए, अगर आपको पता हो पहले मॉडरेट फेज जब था ना, तो वो बिलीव ही नहीं करते थे, मास पार्टिसिपेशन में वो बिलीव नहीं करते थे। वो बिलीव करते थे कि जो मासेस हैं, पीजेंट्स हैं, उनको नहीं आएगी ये मूवमेंट को आगे बढ़ाना। लेकिन जब महात्मा गांधी यहाँ पे आए तो उनकी पूरी की पूरी स्ट्रगल जो थी दैट वाज बेस्ड ऑन मासेस। इसमें जब आप एग्जाम्पल देखोगे चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, उसमें भी आप देखोगे भले ही गांधी जी ऑन द फोरफ्रंट थे बट मासेस का भी सपोर्ट था। उसी के साथ साथ आप देखोगे फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उन्होंने जो लॉन्च की, या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसमें बहुत ज्यादा रोल था पेजेंट्स का। इनफैक्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उन्होंने जो की थी दैट वाज विथ खिलाफत। खिलाफत का इशू भी उन्होंने साथ में चलाया था। तो उन्होंने वहां पे पेजेंट्स को जोड़ा, मुस्लिम्स को जोड़ा, विमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा थी। हर एक सेगमेंट से आपको पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगी। तो आपको यही एग्जाम्पल्स के साथ इल्यूसिडेट करना है कि मतलब जब उन्होंने ये वाली स्ट्राइक की थी उस टाइम पे इस तरह के लोग आए थे, फिर जब उन्होंने दूसरी मूवमेंट की थी उस टाइम पे और दूसरे तरह के लोग आए थे। हर एक मोमेंट में आपको ये इल्यूसिडेट करना ही करना है कि किस तरह से लोग जुड़े। प्रेजेंट्स तो आपको ऑलमोस्ट हर जगह पे ही देखने को मिलेंगे, बट स्टिल यू हैव टू टॉक कि कैसे पिजेंट्स की जो डिमांड्स थी, चाहे चंपारण सत्याग्रह में तीन काठिया सिस्टम था, वहां पे पिजेंट्स ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एवरी मोमेंट हैड इट्स प्रोज एंड कॉन्स, बट एक जो कॉमन चीज आपको देखने को मिलेगी वो ये कि मासेस ने हर एक जगह पे पार्टिसिपेट किया। और यही इंपॉर्टेंट रीजन था कि इवेंचुअली फ्रीडम जो हुई बाद में उसमें हर एक इंसान इन्वॉल्व था, जो कि अर्लियर कांग्रेस स्टैंड से अलग था। अर्लियर कांग्रेस स्टैंड क्या था, नहीं मासेस हमें नहीं चाहिए, हम करेंगे बिकॉज हमें पता है, आम लोगों को शायद ना पता हो। तो दिस इज हाउ गांधी जी मोबिलाइज्ड द masses. Examples you have to cite. Then we come to question number 4. This is from geography. What is Fujiwara effect? Explain its impact on movement and intensity of tropical cyclones. देखिए, फूजीवारा इफेक्ट क्या है? दिस इज अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। मतलब ये अगर आपने पढ़ा है तो पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो इसमें आप ज्यादा क्रिएटिविटी कर नहीं सकते हो। फूजीवारा इफेक्ट बेसिकली वो एक ऐसा फिनोमेना है जहां पे दो साइक्लोन्स एक दूसरे के पास आते हैं। जब ये एक दूसरे के पास आते हैं, इतने पास आते हैं कि एक दूसरे पे इंपैक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब दो साइक्लोन्स हैं, अब वो मूव कर रहे हैं, लेकिन वो अब एक दूसरे के इतने पास आएंगे कि इसका इंपैक्ट इस वाले साइक्लोन पे होने लगेगा, इसका इंपैक्ट दूसरे वाले साइक्लोन पे होने लगेगा। तो दैट इज अ फूजीवारा इफेक्ट। अब इससे इंपैक्ट क्या होता है? बेसिकली देयर आर मल्टीपल इंपैक्ट्स। कभी कभार क्या होता है, दो साइक्लोन्स जो है वो मूव कर रहे हैं और वो एक दूसरे के पास आएंगे, पूरा पूरा मर्ज हो जाएंगे इनटू वन। एक साइक्लोन इसमें बहुत स्ट्रांग होगा, एक उतना स्ट्रांग नहीं होगा, तो ये पूरा ही इसको खा जाएगा। तो उसको एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि ये मर्ज हो जाएंगे, दो साइक्लोन्स पास आएंगे, मर्ज होंगे, लेकिन एक छोटा सा साइक्लोन यहां से एक और इससे टूट के अलग हो जाएगा। तो इसमें मल्टीपल तरह के इम्पैक्ट्स हो सकते हैं जब ये साइक्लोन्स एक दूसरे के पास आते हैं। तो बेसिकली फूजीवारा इफेक्ट आपको पहले लिखना है होता क्या है, उसके बाद आप लिखोगे कि किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। या तो एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे की पूरी तरह से एक दूसरे को कंज्यूम कर लेगा। दूसरा ये कि पूरी तरह से नहीं करेगा, थोड़ा सा हिस्सा इससे निकल जाएगा। तीसरा ये है कि बोथ आर इक्वली स्ट्रांग, और इस वजह से आपको देखने को मिलेगा ये सिर्फ एक दूसरे की डायरेक्शन को चेंज करेंगे, ना कि एक दूसरे पे मतलब उस पे इंपैक्ट करेंगे कि पूरी तरह से ही खा जाए। अब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि इसका इंपैक्ट क्या होगा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। इंपैक्ट सबसे पहले आपको यही लिखोगे कि या तो ये एक दूसरे को पूरी तरह से कंज्यूम कर लेगा, और इस केस में आप देखोगे ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन सकता है, इंटेंस स्ट्रांग। पहले ये आप सारे फैक्टर्स लिखोगे कि क्या क्या इनका इंटरेक्शन हो सकता है। तो आपका तो एक पेज तक ऑलमोस्ट यही चलेगा। दूसरे पेज पे आप लिखोगे फिर या तो इनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, मतलब टू साइक्लोन्स इनटू वन, तो ये तो बहुत ज्यादा इंटेंस साइक्लोन बनेगा। दूसरा ये हो सकता है कि इसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा। एक साइक्लोन दूसरे साइक्लोन के पास आ गए लेकिन वो मर्ज नहीं हुए, लेकिन इनकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अब उसके चलते क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम साइक्लोन को प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वो तमिलनाडु को स्ट्राइक करेगा, बिकॉज उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, वो जाके ओडिशा को स्ट्राइक करेगा।
तो हमारी तैयारी खराब हो जाएगी, देयर विल बी डैमेज, देयर विल बी डिस्ट्रक्शन। तो दिस इज हाउ द साइक्लोन्स माइट चेंज देयर डायरेक्शन, दे माइट इम्पैक्ट देयर इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी पे असर पड़ेगा, डायरेक्शन पे चेंज होने पे असर पड़ेगा। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट चेंजेस जो इसकी वजह से हो सकता है। या तीसरा ये हो सकता है कि एक साइक्लोन जहां से एक छोटा साइक्लोन टूट के अलग होगा, दिस माइट नॉट बी एज डेंजरस एज द अर्लियर वन, क्योंकि अभी इसने इसको कंज्यूम तो कर लिया, लेकिन एक जो छोटा साइक्लोन यहां से निकल के आ गया, ये भले ही निकला हो पर ये उतना डैमेजिंग नहीं होगा जितना अर्लियर केसेस में हमने वो साइक्लोन को देखा था। तो ये भी इंपैक्ट्स हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द फूजीवारा इफेक्ट। फर्स्ट थिंग्स यू शुड नो इज फूजीवारा इफेक्ट है क्या, ठीक है। देन वी कम टू टुंड्रा, क्वेश्चन नंबर 5। टुंड्रा रीजन्स आर इकोलॉजिकली फ्रेजाइल बट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। बताइए इसको क्या करना है, इसको एग्जामिन द स्टेटमेंट क्रिटिकली। अब यहाँ पे क्रिटिकल एग्जामिनेशन का क्या करना है कि इस स्टेटमेंट को आपको क्रिटिसाइज भी करना है, बस आंसर नहीं लिखना है। दीज आर डायरेक्टिव वर्ड्स दैट आर मेंशन्ड इन द क्वेश्चंस, तो आपको इन डायरेक्टिव वर्ड्स का भी ध्यान रखना पड़ता है व्हेन यू आर आंसरिंग। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले यू शुड टॉक, पहले टुंड्रा रीजन के बारे में आपको पता है ना, मतलब ऊपर सर्द इलाका जो हो गया, ये वाला परमाफ्रॉस्ट वाला रीजन आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पूछ रहा है दीज आर इकोलॉजिकली फ्रेजाइल बट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। पहले इसको आप बता दो कि क्या ये इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है। बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये परमाफ्रॉस्ट वाला रीजन देखोगे, बहुत सारी रिपोर्ट्स आ गई है, डाउन टू अर्थ में रिपोर्ट्स आई थी, या इसी के साथ साथ आप देखोगे न्यूज़पेपर में तो आती जाती रहती है रिपोर्ट्स, बट डाउन टू अर्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैगजीन अगर आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा ये जो ये रीजन है, ये धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। परमाफ्रॉस्ट रीजन वो हो गया है जो परमानेंटली फ्रोजन रहता है। ऊपर की लेयर जो होती है वो भले ही 1-2 महीने के लिए समर्स में डीफ्रीज हो जाए, थॉ हो जाए, बट नीचे की जो लेयर्स हैं वो हमेशा ही फ्रोजन रहती है। तो आप देखोगे ये यहाँ पे ये परमाफ्रॉस्ट वाला रीजन जो है ये चेंज हो रहा है, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड नाउ, क्योंकि अब ये परमानेंटली फ्रोस्ट रहता ही नहीं है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। आप क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स का जिक्र यहाँ पे कर सकते हो कि यहाँ पे अगर एक बार पानी गर्म हो गया तो फिर वो एक फीडबैक लूप में चला जाता है, उसके बाद वो पानी गर्म रहेगा तो वहां से एल्बिडो कम हो जाएगा। एल्बिडो कम होने का मतलब ये है कि यहाँ पे और ज्यादा हीट अब्सॉर्ब होती रहेगी, उसके चलते यहाँ पे इकोलॉजिकल डैमेज हो सकता है। तो ये है बिल्कुल इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन है, बट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल। अब इसमें आपको बेस्ट एग्जांपल ये मिलेगी कि रशिया, रशिया जो है ना वो बहुत ज्यादा, आप ये कोट करोगे वहां पे रशिया की एग्जांपल कि वो इस एरिया को पूरी पूरी तरह से कवर करना चाहती है, इसीलिए यूएसए भी इतना अनकंफर्टेबल हो रहा है। यूएसए इतना अनकंफर्टेबल क्यों हो रहा है? अब वो इधर उधर हमले कर रहा है, कभी ग्रीनलैंड पे कर रहा है, कभी वेनेजुएला पे कर रहा है, बिकॉज ये जो पोलर आइस मेल्ट हो रही है, इसकी वजह से रशिया को एक्सेस मिल रही है टू वार्म पोर्ट्स। अभी रशिया का जो नॉर्दर्न रीजन था ना वो फ्रोजन था, तो रशिया के पास ओपन एक्सेस था नहीं ओशियंस का। बट अब ये थॉ हो रहा है, अब ये मेल्ट हो रहा है, इसके चलते आप देखोगे यहां से अब रशिया को एक्सेस मिल रहा है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, इट इज बिलीव्ड कि अगर ये सारा मेल्ट हो जाएगा, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होंगी, बट यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। ग्रीनलैंड जो यूएसए अभी इतनी इंटरेस्ट दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि वहां पे भी आइस मेल्ट हो रही है, और वहां पे भी शायद यूएसए ऐसा कर दे, कब्जा कर ले, बिकॉज वहां पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। चाइना का आप देखोगे, चाइना यहाँ से इंटरेस्ट ले रहा है, उनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो प्लान कर रहे हैं, लिंक उसको करने के साथ किसका, जो रशिया का नॉर्दर्न कॉरिडोर है। रशिया एक नॉर्दर्न कॉरिडोर बना रहा है। सी आई एज्यूम दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, तो ये जो टर्म्स में यूज कर रहा हूँ, नॉर्दर्न सी रूट हो गया या बाकी सारी चीजें, आई एक्सपेक्ट कि आपको ये पता है। डोंट एक्सपेक्ट कि मैं ये सब भी एक्सप्लेन करूं, ठीक है। तो दिस प्रोवाइड्स एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट यू हैव टू ऑल्सो पुट योर पॉइंट्स कि हम इसको ओवर एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं। यू कैन यूज द क्रिटिकल एनालिसिस पॉइंट कि इसको आप बोलो कि हमको इसको सस्टेनेबली यूज करना चाहिए, बिकॉज एक बार यहाँ पे आइस मेल्ट हो गई तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एक बार ये परमाफ्रॉस्ट जो है ये जब मेल्ट हो जाएगा तो कैन यू इमेजिन यहाँ से कार्बन कितना निकलेगा, इसमें कितना कार्बन स्टोर्ड होगा, कितनी वेजिटेशन बरीड होगी। एक बार जब ये मेल्ट हो जाएगा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको कार्बन एमिट होते हुए देखने को मिलेगा। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद दिस। और इकोलॉजिकली आप जो है दिस इज वेरी ससेप्टेबल, जैसा कि मैंने आपको बता दिया पहले पॉइंट्स में, और इकोनॉमिकली कितना फायदेमंद है वो भी मैंने आपको बता दिया। यू हैव टू ओनली राइट 2 पेजेस। आप जितना मैंने बताया है ना, अगर आप इसको प्रॉपरली लिखोगे, आप 2 पेजेस में इससे ज्यादा नहीं लिख पाओगे, ठीक है। एंड देन योर कंक्लूजन शुड बी रेडीमेड टेम्पलेट, वो बना के रखा करो ताकि आप वो यूज कर सको। नेक्स्ट,
डिस्कस द रोल ऑफ एओलियन प्रोसेसेस इन डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। एओलियन प्रोसेसेस वो जो विंड की वजह से डिजर्ट्स में लैंड फॉर्म्स को शेप देती हैं। अब अगर आप इसको एक दूसरे एंगल से इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये बेसिकली आपको ये पूछ रहा है कि जो एओलियन लैंड प्रोसेस है वो कैसे डेजर्टिफिकेशन करती हैं। अक्सर आपने क्वेश्चन देखा होगा कि ह्यूमंस कैसे डेजर्टिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लैंड डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन यहाँ पे आपको ट्विस्ट देखने को मिल रहा है कि नेचुरल प्रोसेसेस कैसे रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको लिखना है कि जो डेजर्ट लैंड फॉर्म्स हैं वहाँ पे अलग अलग प्रोसेसेस जो है वो ऑपरेट करती है, रेन भी करती है, लेकिन जो मेन प्लेयर है जो डेजर्ट में डिटरमिन करता है कि लैंड प्रोसेस कैसी होगी, दैट इज द विंड। तो विंड जो है वही डिटरमिन करेगी लैंड फॉर्म्स को भी, और वही इवेंचुअली डिटरमिन करेगी कि डेजर्टिफिकेशन होगी, कितनी बढ़ेगी, कहाँ की तरफ जाएगी। अब फिर उसमें आप कुछ एग्जांपल्स डाल सकते हो, जैसे यारडांग्स हो गया, ज़्यूजेन्स हो गया, मशरूम रॉक्स हो गया, बोल्सन्स हो गया। ठीक है, ये सारी एग्जांपल्स आप यूज करोगे अपने आंसर में। ये मतलब इनके बारे में आप बेसिकली दिस इज अ क्लास 11th एनसीईआरटी में एक चैप्टर है लैंड फॉर्म्स, उसमें से आप 4-5 एग्जांपल्स यूज करो। एनसीईआरटी ये एग्जांपल यूज करना है ना, दैट इज मच बेटर एज कंपेयर टू यूजिंग अदर एग्जांपल्स। ठीक है, तो वो एग्जांपल्स आप वहां पे यूज करोगे तो उसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा वी विल सी सर्टेन मॉडिफिकेशंस इन द लैंड फॉर्म्स। फिर आप उसी के बारे में बात करोगे कि किस तरह से जो रेत है वो एक दूसरे जगह से दूसरी जगह जाती है, डेजर्ट फीचर्स जो है वो एक्सटेंड हो जाते हैं, कैसे तरह से किस तरह से बैक वेस्टिंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ, यहाँ पे डेजर्ट में जो है एरिड साइकिल ऑफ इरोजन जिसे कहा जाता है बाय किंग। किंग ने अपना एक एरिड साइकिल ऑफ इरोजन दिया था। वेल वो तो ऑप्शन लेवल का हो जाएगा, उतना आपको नहीं लिखना है, पर आपको ये बताना है कि कैसे डेजर्ट्स जो हैं वो नेचुरली भी एक्सपैंड होते हैं, और उसमें ये सारी एग्जांपल्स आपको यूज करनी है कि किस तरह से जो है टेबल माउंटेन्स हो गया, या मोर इंपॉर्टेंट आपको क्या करना है, पिडमेंट्स, बजाडा, और उसके साथ साथ जो है ये कैसे एक्सटेंड होते हैं, कैसे पीछे जाते हैं, कैसे पहाड़ कटते हैं और डेजर्ट जो है वो एक्सपैंड होता जाता है। तो दिस इज बेसिकली द एरिड साइकिल ऑफ इरोजन, पर आपको उतना टेक्निकल नहीं लिखना है बिकॉज दिस इज नॉट ऑप्शनल। तो दिस इज जीएस पेपर, तो आपको जीएस लेवल का ही आंसर लिखना है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, वाटर रिसोर्सेज आर बोथ एन एसेट, यहाँ पे जगह है, ओके, water resources are both an asset and a source of conflict in South Asia. Examine this statement giving examples. अब देखिए वाटर रिसोर्सेज एसेट भी है और प्रॉब्लम भी है, कन्फ्लिक्ट भी है साउथ एशिया में, मतलब इंडिया के बारे में या बांग्लादेश के बारे में आपको पूछा जा रहा है, म्यांमार भी इवन पूछा जा रहा है। साउथ ईस्ट एशिया का हमें यहाँ पे ज्यादा जिक्र करना नहीं है बिकॉज ये साउथ एशिया के बारे में ही ज्यादा बात कर रहा है। तो इसमें आप लिखोगे कि सबसे पहले आपको सपोर्ट करना है कि जो वाटर रिसोर्सेज है दे आर एन एसेट। एसेट कैसे है इसमें आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है। वाटर के बगैर तो आप क्या ही कर सकते हो, आप एग्रीकल्चरल पर्पसेज, इंडस्ट्रीज, ड्रिंकिंग पर्पसेज और भी कंस्ट्रक्शन, एवरी पर्पस के लिए आपको ये ज़रूरत है। उसमें आप एग्जाम्पल दोगे जैसे गंगा की फॉर एग्जाम्पल, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स के साथ उसको लिंक करोगे, कैसे नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वहाँ पे गंगा की वजह से इतना फर्टाइल सॉइल है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा एग्रीकल्चर होती है, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। सेम थिंग यू कैन यूज इज इंडस। इंडस जो है वो कैसे लद्दाख वाला एरिया हो गया, फिर पाकिस्तान में जाता है, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में भी आपको पता ही होगी। तो वहां पे जाके एग्रीकल्चर में मदद करता है, लद्दाख में वाटर प्रोवाइड करता है जो कि एक ड्राई रीजन है अदरवाइज, लद्दाख में वरना पानी की स्केरिसिटी है, तो वहां पे पानी अवेलेबल करता है। दो दो एग्जाम्पल्स आप रिवर के साथ एसोसिएट कर सकते हो, ब्रह्मपुत्रा के साथ कर दो, फिर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनके बारे में लिख दो कि जो ड्राई एरियाज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया है, एरिड रीजन्स है जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, वहां पे ये दरिया जो है वो पानी लेके जाते हैं, एग्रीकल्चर में काम करते हैं, तो दे आर एन एसेट। एसेट में कोई शक नहीं है। लेकिन जो दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, सोर्स ऑफ कंफ्लिक्ट इन साउथ एशिया, इट इज कंफ्लिक्ट का आपको बेसिकली क्या पूछ रहा है, वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट के बारे में। वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट जो है आपको उस चीज के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आपको देना है कि वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट क्या है। अगर आप कावेरी रिवर की एग्जांपल दोगे, फिर आप वहाँ पे बात करोगे कर्नाटका और तमिलनाडु के बारे में, ठीक है। कृष्णा रिवर की बात करोगे आप ऊपर महाराष्ट्र से, और डाउन स्ट्रीम में जो है रिपेरियन बफर वगैरह, वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें, नॉट रिपेरियन बफर माय बैड, जो ऊपर डाउन अपस्ट्रीम स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र, और डाउन स्ट्रीम स्टेट्स जो होगी जिसमें आप आंध्र प्रदेश का रीजन देखोगे, वो डैम बनाने पे ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि अगर आप ऊपर डैम बनाओगे तो हमें नीचे प्रॉब्लम होगी। तो ये दो रिवर्स का आप आसानी से एग्जाम्पल दे सकते हो। देन यू कैन ऑल्सो टॉक ऑफ नर्मदा। नर्मदा पे जो प्रोजेक्ट्स बने थे उसको लेके काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट की फेलिंग की गई,
काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट को कट किया गया, उसके चलते काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्राइक्स वगैरह देखी गई थी, प्रोटेस्ट देखे गए थे। इसी के साथ-साथ आप देखोगे जो इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स होती है, उसके चलते जो एनवायरनमेंट को डैमेज होता है। केन-बेतवा के बारे में मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ, देयर इज़ वाटर लिंकिंग। तो वहाँ पे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं फिर, वहाँ पे कितना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है जो आपको देखने को मिलेगा। तो दीज़ आर द प्रॉब्लम्स दैट इसमें आपको मोस्टली इंडिया की एग्ज़ाम्पल देनी है। यू डोंट हैव टू गिव एग्ज़ाम्पल्स ऑफ अदर प्लेसेस बिकॉज़ इंडिया में आपको काफ़ी एग्ज़ाम्पल्स मिल जाएँगी। अगेन फॉर अ 10 मार्कर दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट, आपको पेजेस कम पड़ेंगे, वर्ड्स कम नहीं पड़ेंगे। ठीक है? और फिर कंक्लूजन में यू शुड ऑलवेज देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कंक्लूजन जो आपका होगा ना, यू शुड ऑलवेज प्रोवाइड अ बैलेंस्ड आंसर कि हाँ, इसमें ये फायदेमंद तो है लेकिन ये नुकसान भी है, तो हमें कोई बीच का रास्ता कैसे निकालना है ताकि हम इसका ज्यादा फायदा उठाएं। ये अप्रोच आपके हर आंसर में होना चाहिए। वो बीच का रास्ता भी आप ही सजेस्ट करोगे, ये नहीं करना कि हाँ ये भी है ये भी है तो आप कोई बीच का रास्ता देख लो, ऐसा नहीं लिखना। अपनी तरफ से कुछ सजेस्ट करना ताकि उसको लगे बेसिकली ये जो एग्जाम है ये किस चीज का है। दे आर सिलेक्टिंग द ब्यूरोक्रेट्स जो कल को डिसीजन लेंगे। अगर आप कंक्लूजन में अपने डिसीजन ही नहीं दे रहे हो तो व्हाई विल दे सिलेक्ट यू। क्वेश्चन नंबर 8, unity in diversity remains the defining feature of Indian society despite the challenges from communalism and regionalism. Comment. ये आपको यहाँ पे बेसिकली पूछ रहा है, आपको मैं पहले बताता हूँ ये क्वेश्चन में आपको पूछा क्या जा रहा है। ये आपको बता रहा है कि इंडिया में कम्युनलिज्म बहुत ज़्यादा है, रीजनलिज्म बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस सब के बावजूद भी इंडिया में लोग जो है वो यूनाइटेड हैं। ये आपको सबस्टैंशिएट करना है कैसे ऐसा होता है। तो इसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, आप पहले कम्युनलिज्म के बारे में बताओगे कि यहाँ पे इंडिया में जो है पहले रिलीजियस रिलीजियस डाइवर्सिटी के बारे में बात करो आप। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलीजियस डाइवर्सिटी है, मतलब यू कैन टॉक ऑफ हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिज्म, जैनिज्म। देयर आर सो मेनी रिलीजन जिसके बारे में आप बात करोगे। तो लिखोगे कि देयर आर दीज मेनी रिलीजन्स। फिर उसके बाद आप लिखोगे कि ऑल्दो देयर इज रिलीजियस फ्रिक्शन एज वेल, अक्सर रिलीजियस फ्रिक्शन देखी जाती है बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स। उसके बाद आप रीजनलिज्म की बात करोगे। रीजनलिज्म मतलब रीजन, अपने रीजन को लेके। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जब हम साउथ इंडिया में देखते हैं ना, फॉर एग्जांपल कर्नाटका या तमिलनाडु में, तो आपको वहां पे एक चीज देखने को मिलेगी, वो हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस के बहुत खिलाफ हैं। नॉट एवरीबडी, हर कोई नहीं होता है, पर एक वो जेन्युइन ट्रेंड आपको वहां पे देखने को मिलेगा कि वो जो हिंदी में बात करता है ना, उसको एक डिफरेंट नजर से देखते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे इधर दिल्ली में, हरियाणा में, तो यहाँ पे भी आप देखोगे जो साउथ इंडिया से आता है या नॉर्थ ईस्ट से आता है, उनके बारे में कैसे डेरोगेटरी वर्ड्स यूज किए जाते हैं। इनफैक्ट आप देखोगे जो नॉर्थ इंडिया से आते हैं उनके बारे में हर जगह पे ही डेरोगेटरी वर्ड्स, टर्म्स वगैरह यूज की जाती हैं। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, दीज आर बिकॉज ऑफ रीजनलिज्म। हर किसी को अपने रीजन को ना बड़ा दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कश्मीरी है, मैं कश्मीरी हूँ बाकी तो वो है। कोई दिल्ली का है, भाई मैं दिल्ली से हूँ बाकी सब तो वो है। कोई मुंबई का, भाई आई एम मुंबई। कोई बैंगलोर से, मैं बैंगलोर। एवरीबडी विल ट्राई टू प्रूव हिज रीजन एज बेटर, तो दैट इज रीजनलिज्म, अपने रीजन के लिए प्यार होना। पर उसको जब वो एक बियॉन्ड एक्सेप्शन, मतलब एक लेवल जाता है ना, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। विद इन अ सर्टन रीजन अगर वो एक सर्टन लिमिट में होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, पर एक बार वो एक लेवल क्रॉस करता है ना, तो फिर वो प्रॉब्लमैटिक हो जाता है हमारे लिए। और दैट इज अ चैलेंज टू यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये आपको फिर बताना है कि ये एक चैलेंज है जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को है। ऑल्दो इंडिया इज वेरी डाइवर्स बट हम यूनाइटेड हैं, लेकिन ये एक चैलेंज है। फिर आपको इसको खुद ही काउंटर भी करना है। इस आंसर को कैसे काउंटर करना है, बिकॉज ये आपको बोलता है कि ऑल्दो ये सब है बट स्टिल यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है वही एक डिफाइनिंग फीचर है। ये आप कैसे काउंटर करोगे, इसमें आप बोलोगे सबसे बेस्ट जो आप लिखोगे दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हम सबको बराबर हक दिया है, चाहे कोई किसी मजहब से बिलोंग करता है, चाहे किसी इलाके से बिलोंग करता है। कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई आदमी है, कोई औरत है, कोई तमिलनाडु का है, कोई दिल्ली का है, कोई कश्मीर का है। एवरीबडी, सबका एक बराबर हक दिया है बाय कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इट इज दिस कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी शुड रिस्पेक्ट। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिस पे हमारी जो डाइवर्सिटी, इतनी डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे एक यूनिटी मेंटेन्ड है। और फिर आप एग्जाम्पल में बता सकते हो, हमको यूनिटी देखने को मिलती है 15 अगस्त की एग्जाम्पल दे दो, 26 जनवरी की एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल दे दो। अब आप इसको क्रिटिसाइज करने के लिए कुछ भी लिख सकते हो, बट आंसर में ये सब लिखना पड़ता है, क्योंकि आपको आंसर अच्छा लिखना पड़ेगा। और एक चीज है, दिस इज समथिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम मृणाल सर, ही इज अ ग्रेट टीचर। वो कहते हैं कि जब हम मेंस का आंसर लिखते हैं ना, तो आपको बेस्ट आंसर नहीं लिखना होता है। वो बताते हैं कि यू हैव टू राइट लेस बैड आंसर देन अदर्स। जितना बाकी खराब लिख रहे हैं ना, आपको उससे कम खराब लिखना है, बेस्ट नहीं।
और ये फैक्ट है। अगर आप में से किसी ने मेंस दिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया है ना, तो जिस दिन आप मेंस दोगे आप उस दिन रियलाइज करोगे कि मेंस का आंसर लिखना कोई बेस्ट आंसर लिखना है ही नहीं, वो दूर दूर तक नहीं है। यू विल नेवर बी एबल टू राइट आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस, मे बी आप 3 मे बी 4 में बेस्ट आंसर लिखोगे बस, बाकी 16 आपके एवरेज होंगे। मेक श्योर के एवरेज है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डू यू अंडरस्टैंड डिसेबिलिटी, सबस्टेंशिएट द नीड फॉर इंक्लूसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया इन दिस रिगार्ड। तो यहां पे आपको सबसे पहले हाउ डू यू अंडरस्टैंड, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसेबिलिटी क्या है। तो डिसेबिलिटी में जब आपकी अंडरस्टैंडिंग पूछी जा रही है ना, तो डोंट जंप टू योर आंसर कि डिसेबिलिटी का मतलब ये हो गया किसी की टांग नहीं है, किसी की आंख नहीं है। दैट्स नॉट द ओनली फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी। है, बिल्कुल है, बट नाउअडेज अ मोर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज मेंटल डिसेबिलिटी। ठीक है, जिसको पहले पहले जो है ना ज्यादा कंसिडर किया नहीं जाता था, आजकल इसी पे ज्यादा काम होता है एज कंपेयर टू फिजिकल डिसेबिलिटी। तो मेंटल डिसेबिलिटी को स्किप किसी भी हाल में नहीं करना। तो डिसेबिलिटी के बारे में आप बताना कि कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जिसमें एक इंसान, दिस शुड बी योर आंसर, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम बाय विच अ पर्सन इज नॉट एबल टू एंजॉय हिज लाइफ प्रॉपरली, बी इट फिजिकली बी इट मेंटली, तो दैट इज अ मेंटल डिसेबिलिटी। ठीक है, तो ये होगी हमारी मेंटल डिसेबिलिटी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, नीड फॉर इंक्लूसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क। इंक्लूसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क का क्या मतलब है कि आप कोई पॉलिसी बना रहे हो, कोई स्कीम बना रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो अक्सर हम नज़र में क्या रखते हैं कि ये इतने लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, ये इतने लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना है कि क्या ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो हैंडीकैप्ड हैं, विकलांग हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है? या जो मेंटली नॉट एबल टू टैकल ऑल दिस, इज दिस फॉर देम एज वेल? तो इसके बारे में हमें ध्यान देना है। क्यों इसकी, व्हाट इज द नीड, सबस्टैंशिएट द नीड, नीड क्या है इसकी। बिकॉज अगर आप देखोगे, ये लोग भी दीज आर पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। ठीक है, ये कोई एलियंस है नहीं। दूसरी बात, इनको, दूसरा पॉइंट आपका क्या आएगा, इनको एक नॉर्मल इंसान से, जिसके पास सारे सेंसेस हैं, जो फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, उस इंसान से ज्यादा जरूरत इनको है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है या मेंटली नॉट साउंड, उनको ज्यादा जरूरत है। उसमें फिर आप कुछ एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हो, जैसे दिल्ली मेट्रो में रिसेंटली चला था। उसके बाद आप देखोगे कि फुटपाथ्स, अगर आप के पास कहीं पे फुटपाथ, पहले तो यहाँ पे फुटपाथ होते ही नहीं, अगर हैं तो आप देखोगे वहां पे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ टाइल लगी होती है, जहां पे थोड़ी बहुत मार्किंग करके होती है, ताकि अगर कोई देख नहीं सकता है, जो ब्लाइंड है, वो वहां पे चल सके, प्रॉपरली चल सके। तो ये जो पॉलिसीज हैं, दीज हेल्प दीज पोर पीपल जो फिजिकली डिसेबल्ड है या मेंटली डिसेबल्ड, ये उन लोगों को अपनी लाइफ को प्रॉपरली गुजारने की मदद करती है। इसी में आप देखोगे एक मनी नाम की एप्लीकेशन है, MANI, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, जिससे एक अंधा इंसान नोट्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, कौन सा 10 रुपए का नोट है या 5 रुपए, 5 रुपए का तो क्या ही है, 10 रुपए का है, 20 का है, 50 का है, ऑल दीज थिंग्स। सो दैट इज वाई वी नीड टू मेक सच पॉलिसीज, ताकि हम उन लोगों की मदद कर सके जो यहाँ पे सफर कर रहे हैं, हु आर डिसेबल्ड। ठीक है, तो दैट इज वाई इट इज अ नीड। यहाँ पे आपको ये पूछा रहा है कि क्या नीड है इसकी, क्योंकि ये लोग ज्यादा सफर कर रहे हैं, ये बेचारे ज्यादा मुश्किल में हैं। चलो, एक फुली फिट इंसान खुद का कुछ ना कुछ कर ही सकता है, ये बेचारे जब तक इनको आप साथ नहीं दोगे, पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं करोगे, दे विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, एक और चीज जो मैं आपको बता दूं कि एग्जाम्पल्स मैं आपको हर क्वेश्चन में क्यों देता हूं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एग्जाम्पल्स नहीं डालोगे, यू विल गेट लेस मार्क्स। डू यू थिंक डिजिटल टेक्नोलॉजी promotes सोशल एम्पावरमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, क्या ये सोशल एम्पावरमेंट, क्या ये सोशल एम्पावरमेंट का क्या मतलब है, आपसे पूछा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी से सोशल एम्पावरमेंट होता है? अब इस क्वेश्चन में आपको एक दोनों तरफ से आंसर देना पड़ेगा। पॉजिटिव्स क्या है, सोशल एम्पावरमेंट कैसे होती है, चैलेंजेस कहाँ पे है जहां पे हम थोड़ा और काम कर सकते हैं, और फिर एक फाइनल कंक्लूजन विद एग्जांपल्स आपको वहीं से पूछा जा रहा है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले आपको पूछा जा रहा है सोशल एम्पावरमेंट के बारे में विद द हेल्प ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो आपको मैं क्या क्या बताता हूँ, आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी ये आपको एक क्लास बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, इमेजिन अ पर्सन हु इज सिटिंग समवेयर, जहाँ पे, जहाँ श्रीनगर से 100-150 किलोमीटर दूर है।
क्या वो कभी एक्सेस कर सकता था आइडियली अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं थी? क्या वो अच्छी कोचिंग एक्सेस करता? अब देखो आजकल नीट में या यूपीएससी में या जेकेएस में बच्चे सिलेक्ट होते हैं और बहुत फार फ्लंग एरियाज से। इमेजिन अंडर द सिचुएशन कि जहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी थी नहीं, दे वुड हैव नेवर बीन एबल टू, उनको पहले तो पता ही नहीं चलती कि ये कोई एग्जाम है। अगर पता चल भी जाती तो वो उसके लिए तैयारी नहीं कर पाते। तो आप उसमें एग्जाम्पल्स में वही डाल सकते हो, एजुकेशन में फिर ऑनलाइन एजुकेशन का डाल दो, कोई भी फिजिक्स वाला डाल दो, वट एवर, आई एम नॉट गोइंग टू नेम एनीबडी। तो कोई भी एग्जाम्पल आप डाल दो, ठीक है। गवर्नमेंट का डाल दो, समर्थ पोर्टल है उनका, सो ऑन, गवर्नमेंट की एग्जाम्पल ज्यादा यूज करनी चाहिए। फिर उसके बाद हेल्थ के बारे में आप डाल सकते हो, टेलीमांस वगैरह जो है उसके बारे में आप बात कर सकते हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो जाके हर किसी के पास पहुंच रही है। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के बारे में आप बात कर सकते हो कि आपको बार बार बैंक नहीं जाना है, आपको पैसे निकालने के लिए, पैसे डिपॉजिट करने के लिए आपके पास अभी जीपे है, एम पे है, सब कुछ है। तो आप घर बैठे बैठे पे कर सकते हो। तो आप फाइनेंशियली एम्पावरमेंट हो गए, आप एजुकेशनली एम्पावर हो गए, डिजिटली एम्पावर हो गए आप इवेंचुअली। लेकिन फिर आपको इसमें कुछ शॉर्टकमिंग्स भी लिखनी है, जैसे डिजिटल डिवाइड हो गया एक बड़ी प्रॉब्लम। डिजिटल डिवाइड का क्या मतलब है कि जो यंग पीपल है उनको तो चलो ठीक है आता है, पर आपने अगर घर पे देखोगा दादी नानी दादा, वो नहीं कर पाते हैं यूज, उनके पास आज भी बटन वाला फोन होगा क्योंकि वो अभी अपग्रेड नहीं हुए हैं। ऑल दो सब नहीं होंगे बट अलॉट। तो देयर इज अ डिजिटल डिवाइड। इसी तरह से आप देखोगे जो किसान हैं जो किसी दूर दराज गांव में रहते हैं, वो इसका पूरा फायदा नहीं उठा पाते हैं। उनके पास पीएम किसान वगैरह जो भी है वो उसको ऑनलाइन यूज ही नहीं कर पाते हैं। वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वगैरह उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव द डिजिटल लिटरेसी। उनके पास डिजिटल नॉलेज नहीं है। तो इसकी चलते जो है ये कुछ चैलेंजेस हैं। फिर फाइनल में आपका कंक्लूजन आएगा कि कंक्लूजन ये है कि उनको दे दो, उनको है ना, मतलब वही बोल बच्चन करो कि हाँ भाई उनको पावर एम्पावर कर दो, उनको बोल दो कि हाँ तुम लोग ठीक कर रहे हो, बात खत्म। ठीक है। नेक्स्ट, विजयनगर आर्किटेक्चर। क्वेश्चन नंबर 11 विजयनगर आर्किटेक्चर से पूछा जा रहा है। विजयनगर आर्किटेक्चर एग्जेम्प्लीफाइज द एमलगमेशन ऑफ पास्ट ट्रेडिशंस विद कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिसेस, इल्यूसिडेट विद एग्जांपल्स। तो पास्ट प्रैक्टिसेस क्या थी और प्रेजेंट प्रैक्टिसेस का मिलाव जो है विजयनगर, वो बन गया फाइनली। वो आपको कुछ एग्जाम्पल से बताना है। अब देखो पास्ट प्रैक्टिसेस जो है, जो वहां पे विजयनगर का आर्किटेक्चर है ना, अगर हम मोस्टली टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें तो विजयनगर के जो टेम्पल्स थे उसमें आपको मोस्टली जो है वेसार स्टाइल, मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द्रविड़ा, द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर वहां पे आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा क्या, मतलब द्रविडियन आर्किटेक्चर में आप क्या क्या लिख सकते हो। एक तो बड़े गोपुरम्स, राया गोपुरम, बहुत बड़े गोपुरम। उसके बाद आप देखोगे कल्याण मंडप वहां पे देखने को मिले थे, वो जो गोपुरम्स थे। फिर शिखर हो गया, या जिसको वहां पे विमान कहा जाता है, जो कि आपको एग्जाम्पल मिलेगी द्रविडियन स्ट्रक्चर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से। वो सारा आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा विजयनगर एम्पायर में। कंटेम्प्रेरी में उस टाइम पे क्या चल रहा था, कंटेम्प्रेरी में बहमनी किंगडम उसके अराउंड थी, या इस्लामिक आर्किटेक्चर आप कह सकते हो, वो आपको देखने को मिलेगा। वो आपको देखने को मिलेगा। आप इस्लामिक आर्किटेक्चर में मे बी आप चलो मान लो आप ओल्ड आर्किटेक्चर लिख भी लोगे द्रविडियन का, बिकॉज टेम्पल आर्किटेक्चर हम आराम से लिख लेते हैं। लेकिन इस्लामिक आर्किटेक्चर में आपको डोम्स वगैरह लिखना पड़ेगा, डोम्स मीनार्स, ये भी आपको विजयनगर में मिलेगा। जो वहां पे डोम्स वगैरह यूज हुए, लोटस महल, आप एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल यू कैन यूज इज लोटस महल। ठीक है, आप लोटस महल की एग्जाम्पल लिख दो, ये जो है कंटेम्प्रेरी में आ जाएगा। फिर आप वहां पे स्टोन चैरियट्स लिख सकते हो। जो 50 रुपए का नोट है ना, उसके पीछे एक स्टोन चैरियट आपको देखने को मिलेगा। वो जो चैरिट की एग्जाम्पल है दैट्स फ्रॉम विजयनगर, हम्पी, वो भी हम्पी से लिया गया है विजयनगर के टाइम से। और वो एग्जाम्पल जो है वो अर्लियर, जो पहले पहले जो आप देखोगे 700 800 एडी के टाइम पे जो द्रविडियन आर्किटेक्चर उस टाइम पे इवॉल्व हो रहा था, अभी फुल्ली एस्टैब्लिश हुआ भी नहीं था। ठीक है। तो उस टाइम पे जो चेरियट आर्किटेक्चर रथास वगैरह बन रहे थे, तो वो एंशंट आ गया। फिर इस्लामिक आर्किटेक्चर का तड़का आप उसको मॉडर्न वाला डाल दोगे या कंटेम्प्रेरी वाला डाल दोगे, उन दोनों का एमलगमेशन दिखा दोगे। तो इस तरह से फिर फाइनली एग्जाम्पल कर दो, जिसमें आप स्टोन चैरियट की एग्जाम्पल दे सकते हो, हम्पी वाला हो गया, विट्ठला स्वामी टेम्पल के बारे में बात कर सकते हो, एंड लोटस महल के बारे में बात कर सकते हो। तीन चार एग्जाम्पल्स आ गई। इनकी एग्जाम्पल्स में आपने डाल दिया कि कहाँ पे आप जो है द्रविडियन आर्किटेक्चर देखोगे, कहाँ पे आप इस्लामिक आर्किटेक्चर देखोगे। और इस तरह से आपका जो है 15 मार्क्स का आंसर आ जाएगा। अब 15 मार्क्स का आंसर जो है उसके लिए आपको 3 पेजेस मिलते हैं। ठीक है, तो दिस शुड बी मोर देन इनफ। क्वेश्चन नंबर 12,
लिंग्विस्टिक रिओर्गनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स वाज ड्रिवन बाय पॉपुलर प्रेशर फ्रॉम बिलो। कमेंट। ये आपको यहां पे ये बता रहा है कि जो लिंग्विस्टिक रिओर्गनाइजेशन स्टेट्स की हुई, उसमें प्रेशर जो था वो बिलो था, मतलब कि लोगों के प्रेशर की वजह से वो हुआ, ना कि फ्रॉम टॉप डाउन। मतलब ये नहीं कि सरकार ने ऊपर से ही डिसाइड किया कि हम लिंग्विस्टिक रिओर्गनाइजेशन करेंगे, नो, इट वाज बिकॉज लोगों ने नीचे से प्रेशराइज किया। उसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि ये जो हुआ था। वन सेकेंड। हाँ, ओके। उसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट जो है बाद में बनाया गया। अब इसमें आपको क्या करना है, अगर मैं आपको बता दूं तो इसमें आपको एक दो कमीशंस का याद होना चाहिए। एक तो जेवीपी हो गया और धार हो गया। ये आप बोलोगे कि पहले सरकार ने ये बोला था, ये कमीशन बनाए थे, लेकिन फिर इन पे कुछ खास काम हुआ नहीं, क्योंकि लोग जो थे, लोगों की डिमांड थी हमको लिंग्विस्टिक बेसिस पे रिओर्गनाइजेशन चाहिए ही चाहिए। भले ही ऊपर से सरकार अपनी तरफ से कमीशंस बना रही थी। और फिर आप देखोगे उसी के चलते आप फिर एग्जाम्पल एक डालोगे जहां पे एक आदमी था जिसने फास्ट ऑन टू डेथ किया, वो मर गया बिकॉज वो डिमांड कर रहा था तेलुगु स्पीकिंग स्टेट अलग होनी चाहिए। जब वो मर गया उसके बाद आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश जो थी, आंध्र प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, आंध्रा ऑन तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जो फजल अली कमीशन बनाया गया। फजल अली कमीशन ने रिकमेंड किया कि अब आप इस पे बनाओ, रिओर्गेनाइजेशन करो, लेकिन उसमें वन स्टेट वन लैंग्वेज का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। बट इसके चलते चलो ये तो आंध्रा बन गई, प्रोटेस्ट अगेन 1960 में आपको देखने को मिलेगा। 1960 में जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले जो ये पूरा एक ही रीजन था, महाराष्ट्र और गुजरात एक ही स्टेट थी। तो फिर आप उसके चलते देखोगे यहाँ पे गुजरात को अलग कर दिया गया, गुजराती स्पीकिंग, और महाराष्ट्र को अलग कर दिया गया। क्यों? क्योंकि लोगों की डिमांड थी। गुजराती बोल रहे थे हमको अलग कर दो भाई, हमें मराठियों के साथ क्या करना है, मराठी बोल रहे थे हमें क्या करना है गुजरातियों के साथ, हमें अलग कर दो। लोगों का प्रेशर बन रहा था, उसके चलते आप देखो ये रिओर्गेनाइजेशन हुई। फिर एक और रिओर्गेनाइजेशन होगी जो पेप्सू स्टेट थी, वहां पे पंजाब को हरियाणा को अलग कर दिया गया, हिंदी स्पीकिंग अलग किया गया, पंजाबी स्पीकिंग अलग किया गया। तो ये सारा जो था ये बेसिकली किसके बेसिस पे था, बिकॉज प्रेशर बन रहा था फ्रॉम पीपल, लोगों का प्रेशर बन रहा था कि हमको अलग लिंग्विस्टिक बेसिस पे चाहिए। और इसमें आपको एग्जाम्पल डेफिनेटली कोट करनी है जहां पे एक बंदे की डेथ हो जाती है बिकॉज वो यहाँ पे फास्ट करता है कि हमको अलग चाहिए। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। ये तीन कमीशन आप कोट करोगे, पहले ये बनी, फिर फजल अली ने रिकमेंड किया कि हाँ ठीक है करेंगे लिंग्विस्टिक बेसिस पे बट नॉट वन स्टेट वन लैंग्वेज। लेकिन उसके बाद आप देखोगे जो है बॉम्बे और या महाराष्ट्र और गुजरात अलग हो गए, उसके बाद पेप्सू अलग हो गया, और इवेंचुअली लोगों की ही वजह से, ना कि गवर्नमेंट की वजह से ये चीजें देखने को गई। ठीक है, तो इसकी वजह से आप देखोगे लोगों का कैसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें रहता है। और वही क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है, लिंग्विस्टिक रिओर्गेनाइजेशन जो है ये किसके हुआ, पॉपुलर प्रेशर, मतलब कि लोगों ने प्रेशर बनाया था ना कि स्टेट ने। क्वेश्चन नंबर 13, 20 क्वेश्चन टोटल है। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, वेल अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता ही होगी। द मॉडल ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी वाज अडॉप्टेड इन इंडिया टू एड्रेस द रीजनल इम्बैलेंसेस लेफ्ट बिहाइंड बाय कॉलोनियल रूल। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, जो प्लान्ड इकोनॉमी, यहाँ पे प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, पता है? तो जो 2014-15 में फिर अबॉलिश किया और उसके बाद नीति आयोग बनाया गया। तो जो प्लान्ड इकोनॉमी यहाँ पे बनाई गई या प्लान्ड इकोनॉमी जिसको फॉलो किया गया, ये इस वजह से किया गया क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से काफी ज्यादा इम्बैलेंस था, कि कहीं पे कोई अमीर बन गया था, कोई बहुत ज्यादा गरीब बन गया था। तो वो उस वजह से बनाया गया था, उसी पे आपको कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट मतलब टिप्पणी कीजिए, बताइए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आप दो तरह से अप्रोच कर सकते हो। एक तो आप क्या कर सकते हो, एक नैरो व्यू से देख सकते हो कि नहीं, ऐसा नहीं है जो आप बोल रहे हो, लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू थे, ही वाज मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय, ही वाज मोर इम्प्रेस्ड बाय रशिया, इसलिए उसने रशियन पॉलिसी, जो रशियन फ्रेमवर्क है उसी को आगे किया। एक तो ये हो गया, बट दिस इज द रॉन्ग अप्रोच। आप ये एक पॉइंट यूज कर सकते हो बाद में, बट डोंट स्टार्ट योर आंसर विद दिस। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल स्टार्ट बट दिस विल नॉट वर्क। ठीक है, तो होता क्या है, अगर आप इसकी बात करोगे तो आपको सबसे पहले इस चीज को बताना है कि हाँ ऐसा था, यहां पे इंबैलेंस थी। कैसे इंबैलेंस थी? अगर आप मुंबई देखोगे काफी ज्यादा फ्लरिश हुआ था, मद्रास देखोगे काफी ज्यादा फ्लरिश हुआ था, बंगाल भी फ्लरिश हुआ। फ्लरिश हुआ था का मतलब ये नहीं है कि वहां पे दूध की नदियां बह रही थी। एज कंपेयर टू, अब आप उसी टाइम पे झारखंड देख लो, छत्तीसगढ़ देख लो, इंटीरियर ऑफ द इंडिया देखो, दे वर मिजरेबल, वहां पे हालत बहुत खराब थी।
उसके मुकाबले में जब हम महाराष्ट्र की या मुंबई की बात करते हैं या मद्रास की बात करते हैं, वो तो ठीक थे ना। ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा अच्छे थे, पर उसके कंपैरिजन में, तो उसके चलते आप देखोगे यहाँ पे एक रीजनल इम्बैलेंस तो था। पहले आप इसको इस तरह से थोड़ा बहुत बताओगे कि हाँ, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स थी कि वो स्टेट थी, वो अच्छी थी, लेकिन वो खराब थी, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल्स बताई। फिर उसके बाद आप बोलोगे कि इंडिया ने प्लान्ड इकोनॉमी करके कैसे इस चीज को, रीजनल इम्बैलेंस को हटाने की कोशिश की। प्लान्ड इकोनॉमी में आप देखोगे उन्होंने क्या किया था। उन्होंने एक तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो एग्रीकल्चर के लिए बनाया था। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास खाने के वांदे थे, यहाँ पे खाना नहीं था। हमने जो यूएसए से इंपोर्ट किया था खाना, वो खाना था जो यूएसए में जानवर भी नहीं खाते थे। ठीक है, वो खाना था यहाँ पे। तो वो यहाँ पे जब हम इंपोर्ट करते हैं, तो आप खुद सोचो कि हमारी खाने की कंडीशन, वी वर फेसिंग अ लॉट ऑफ फेमाइंस, जिसके चलते आप देखोगे यहाँ पे खाना नहीं था। तो पहला 5 ईयर प्लान जो बनाया गया था उसलिए किया गया था क्योंकि जो खाना यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था टू द पीपल हु लिव्ड इन सच एरियाज जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। देयर वर सम रीजन्स जहाँ पे खाना ठीक ठाक था, बट रीजनल इम्बैलेंस थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ था बिकॉज ऑफ ब्रिटिश। उसके चलते हमको हर घर तक खाना पहुंचाना था, नंबर वन। नंबर टू, उसके बाद आप देखोगे जो एरियाज पीछे रह गए उनको भी आगे लाना था, तो सेकंड 5 ईयर प्लान आ गया जिसमें हेवी इंडस्ट्रीज के बारे में काम चला। तो उसमें आप देखोगे रौरकेला हो गया, बोकारो हो गया, या फिर आप देखोगे देर आर सम अदर, चार थे टोटल, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो चार आयरन एंड स्टील प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ रशिया, विद द हेल्प ऑफ ब्रिटेन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, आप देखोगे यहाँ पे एस्टैब्लिश किए गए ताकि वो एज ए ग्रोथ पोल सेंटर करे, ये एक्ट करे। ग्रोथ पोल का मतलब क्या है? मान लो हमने यहाँ पे झारखंड में जो है एक स्टील प्लांट लगाया, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? लोग यहाँ से आएंगे, अपने रिसोर्सेज लाएंगे, यहाँ पे मार्केट बनेगा। ऑल्दो ये पूरा नहीं हुआ। झारखंड की अगर हम हालत देखते हैं, छत्तीसगढ़ का जो नॉर्दर्न रीजन है उधर हालत देखते हैं, या वेस्ट बंगाल का एक साइड, बिहार का एक साइड, वहां पे आज भी हालत खराब है। बट दिस वॉज अ स्टेप दैट वॉज टेकन टू एड्रेस सच इश्यूज। बात समझ आ रही है? हमने जो ये स्टेप लिया था, इसी इशू को एड्रेस करने के लिए लिया था। अब वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, वो आपको एग्जामिनर पूछ नहीं रहा है। पहले मैं आपको ये बता दूं, आपको एग्जामिनर वो तो नहीं पूछ रहा है। तो जो पूछ रहा है आप उसका आंसर दे दो, और आपको यही पूछा जा रहा है कि देखो भाई ऐसे ऐसे चीजें हुई थी, आपका इसके बारे में क्या राय है। तो आपको यही लिखना है। हाँ, यहाँ पे जो अंग्रेजों ने किया था उसकी वजह से कुछ एरियाज बहुत पीछे रह गए, कुछ एरियाज ठीक ठाक थे, उसकी वजह से हमको प्लान्ड इकोनॉमी करनी पड़ी ताकि हम उन एरियाज को भी सप्लाई कर सके। फिर उसको सबस्टेंशिएट करो विद एग्जाम्पल, कैसे हमने पहले एग्रीकल्चर पे काम किया ताकि पहले सबको खाना दे सके। जिनके पास खाना नहीं है वो क्या करेंगे इंडस्ट्रीज का? आप खुद सोचो, पहले खाना खाओगे तो ही पढ़ाई करोगे, अगर खाना ही नहीं है पढ़ाई क्या खा करोगे? वैसे ही फिर बाद में हमने सोचा कि कुछ इंडस्ट्रीज सेट करेंगे इन दीज रीजन्स ताकि ये रीजन्स डेवलप हो जाए, आगे आ जाए, ऑल्दो वो आए नहीं बाद में। ठीक है, तो दिस वाज अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। ओके, देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 14। कंपेयर लू, चिनूक, फोहन विंड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर रीजन्स ऑफ प्रेवलेंस, देयर नेचर एंड क्लाइमेटिक इम्पैक्ट। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें तीन डिफरेंट चीजें आपको पूछी जा रही हैं। तीन डिफरेंट चीजें अगर हम देखेंगे तो क्या क्या है यहाँ पे। वन सेकेंड, थोड़ी जगह क्लियर करता हूं। एक तो लू, लू के बारे में ऑलमोस्ट सबको पता होती है क्योंकि ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हॉट ड्राई विंड्स ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज लू। तो लू तो आप लू का लिख ही लोगे कि क्या है, हॉट ड्राई विंड्स जो नॉर्दर्न, क्योंकि आपको लोकेशन के बारे में भी पूछा जा रहा है ना, विद रिस्पेक्ट टू द रीजन्स ऑफ प्रिविलेंस, कि कहाँ पे ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको ये देखने को मिलेगी इंडिया में। फिर अगर आप चिनोक के बारे में पूछा जाएगा तो ये नॉर्थ अमेरिका में देखा जाता है। बेसिकली होता क्या है, पैसिफिक से विंड्स आती हैं, ऊपर जाती हैं और ऊपर बारिश कराती है। लेकिन ट्विस्ट क्या है कि जब ये विंड्स इधर आती है ना और फिर नीचे आती हैं, तो इनमें क्या होता है, एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। एडियाबैटिक कंप्रेशन की वजह से ये जो विंड्स हैं ये गर्म हो जाती हैं। अब वो कैसे होता है वो पढ़ेंगे कभी, ठीक है। गर्म होती है, इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो जब ये नीचे आती है ना तो इधर से जो बर्फ होती है ऑन दिस स्लोप, ये इस बर्फ को खत्म, क्योंकि ये विंड्स गर्म हो जाती हैं, तो इस अगर थोड़ी बहुत बर्फ होगी भी यहाँ से, ये इसको खत्म कर देती है बिकॉज ये विंड्स गर्म हो जाती है। इसीलिए इन विंड्स को स्नो ईटर भी कहा जाता है। स्नो ईटर क्यों? क्योंकि ये गर्म हो गई है, उसकी वजह से ये स्नो को खत्म करती है। देन वी हैव तीसरा कौन सा है, फोहन। फोहन जो आपको देखने को मिलेगा ये आपको यूरोप, साउदर्न यूरोप में एल्प्स
एल्प्स के पास देखने को मिलेगा। वहां पे आपको फोन देखने को मिलेगा जो एल्प्स से नीचे आता है, और ये भी नीचे जाके फिर आप देखोगे अच्छा खासा टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो ये तो होगी इनकी रीजनल लोकेशन। फिर इनका नेचर क्या है? नेचर का मतलब होता है कि ये क्या मतलब वार्म विंड्स, देखो क्या होता है, एक तो वार्म विंड्स होती हैं, कोल्ड विंड्स होती हैं। विंड्स बहुत सारे किस्म की हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है, वार्म विंड्स बहुत सारी हैं, कोल्ड विंड्स बहुत सारी हैं। तो आप उनको नेचर ही बताओगे कि दे आर वार्म विंड्स, दे ब्रिंग वार्म टेम्परेचर्स टू दीज रीजन्स, रीजन्स आप एक्सप्लेन करोगे। एंड क्लाइमेटिक इंपैक्ट आप बताओगे क्या होता है। जैसे कि ये लू है, ये क्या करता है, ये यहाँ पे जो है बरसात बरसात तो नहीं कराता है, पर यहाँ पे प्री मूनसून शावर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब कोई टेम्परेचर बढ़ता है, ओरोग्राफिक अपलिफ्ट नहीं होता है, बट यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट्स ऊपर जाती हैं, रेनफॉल हो सकता है। उसी के साथ साथ आप, मैंने आपको अभी जो है चिनूक के बारे में बता दिया, इसको स्नो ईटर का काम करती है। तो ये क्या क्लाइमेट पे इंपैक्ट करती है? इनफैक्ट 2024 में जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फायर, फॉरेस्ट फायर हुआ था यूएसए में, जहां पे बहुत सारे हॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज थे उनके घर भी जल गए, काफी डैमेज हुआ था। उसमें इस चिनूक का भी बहुत ज्यादा रोल था, बिकॉज इसने सब कुछ सुखा दिया, और उसके चलते आप देखोगे इट बिकेम आइडियल सिचुएशन फॉर द फायर्स। और सेम गोज विद द फोन, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का करती है। तो इस तरह से आप इसको आंसर, जो है आपका आंसर इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, अब let's talk of question number 15. Analyze the role of satellite based technologies in achieving climate smart agriculture and food security in India. Now this is a question more or less from science and technology, क्योंकि जो सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी है दिस इज साइंस एंड टेक, इसमें साइंस एंड टेक का काफ़ी रोल है। तो ये मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये साइंस एंड टेक का ज़्यादा है, एंड आई एम नॉट गुड इन साइंस एंड टेक टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं इसका आंसर नहीं लिख सकता हूँ, अगर मेरे सामने एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो लिख लूंगा मैं, क्योंकि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर होता है। मेरा फोकस इस एग्जाम में क्या होगा, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को मैं बता दूं, सुन ही लो, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। देखो, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जो है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम वो प्रैक्टिसेस यूज करते हैं जो क्लाइमेट को डैमेज ना करे, जो क्लाइमेट पे ज्यादा हार्श इंपैक्ट ना डाले। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का है ना, वो इसके साथ है, मतलब काफी ज्यादा लिंक्ड है। अब आपको यहां पे बताना है कि सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी जो है वो क्या रोल प्ले करती है इन द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। वो क्या रोल प्ले करेगी? सैटेलाइट बेस्ड इमेजिंग से हम क्या कर सकते हैं? अगर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स की ज़मीन है, तो आप सैटेलाइट बेस्ड पता कर सकते हो कि कहाँ पे क्रॉप डैमेज हो गया है किसी पेस्ट की वजह से। वाटर रिसोर्सेज आप पता लगा सकते हो सैटेलाइट इमेजिंग से। ठीक है, कोई भी तरह की, किसी भी तरह की नीड होगी, आप सैटेलाइट इमेजिंग से पता लगा सकते हो। उसकी वजह से क्या होगा, आप टारगेटेड डिलीवरी ऑफ ड्रग्स, टारगेटेड डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे सकते हो। जहां पे जरूरत है वहां पे जाओगे, दोगे, ना कि थ्रू आउट आप प्रोवाइड करोगे। ठीक है, दिस इज समथिंग आई वुड हैव मेड, मैंने आपको बताया ना, लेस बैड आंसर मैं तो ये लिख सकता था, बिकॉज दिस इज समथिंग आई माइट नॉट हैव बीन एबल टू राइट गुड, बट फिर भी मैं ये सब लिख सकता हूँ, ये मैं आपके सामने आंसर बना रहा हूँ। ट्रस्ट मी, मैंने ये आंसर बनाए नहीं है पहले। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है कि ये फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया में कैसे मदद करेगी। ऑफ कोर्स, अगर हम ऐसे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, सप्लाई बढ़ाएंगे, सब कुछ बढ़ाएंगे, तो उसकी वजह फूड सिक्योरिटी तो होगी। जितना ज्यादा हमारे पास अपना फसल होगी, उतना ज्यादा हम प्रोवाइड करेंगे, तो फूड सिक्योरिटी तो होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16. The center of global trade is gradually shifting from Atlantic region to Indo-Pacific region. Examine this statement. आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो रीजन है यहाँ पे यूएसए का, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये इंग्लैंड हो गया, इस तरह से ये अटलांटिक ओशन है। ठीक है, ऑलवेज मेक मैप्स जहाँ पे पॉसिबल होता है। ये रीजन काफी इंपॉर्टेंट था हिस्टोरिकली, बिकॉज एक साइड से यूएसए है, एक साइड से इंग्लैंड है, टू पावर्स जिन्होंने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, जिन्होंने एक्सप्लॉइट किया है, तो इनके बीच में ट्रेड तो बहुत ज्यादा था। तो ये जो अटलांटिक ओशन था, दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, इसके अक्रॉस काफी ज्यादा ट्रेड होता था। अब क्वेश्चन ये है कि कहाँ गया, द सेंटर ऑफ ग्लोबल ट्रेड इज ग्रेजुअली शिफ्टिंग फ्रॉम अटलांटिक रीजन टू इंडो पैसिफिक रीजन। ट्रेड जो है वो अब इंडो पैसिफिक में शिफ्ट हो रहा है। इंडो पैसिफिक अगर मैं आपको बता दूं, तो कुछ इस तरह से आप देखोगे, एक साइड से इस तरह से रशिया हो गया, ये यूएसए है एक साइड से, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चाइना है, जापान है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, इधर इंडिया है, ये इंडियन ओशन हो गया,
यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हो गई, आसियान नेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, काफी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे न्यूजीलैंड है, ठीक है। तो अब इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, क्यों? क्योंकि अब यूके जो है उसकी रेलेवेंस कम हो गई है, प्लस आप डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज पे ज्यादा बात कर सकते हो। ट्रंप ने जो पॉलिसीज की है, उसने कहीं पे 50% टैरिफ लगा दिया, कहीं पे 100% टैरिफ लगा दिया, अपनी मनमानी कर रहा है। हमला कर दिया ग्रीनलैंड पे जाके, जिसकी वजह से डेनमार्क उसके खिलाफ हो गया। जो उसने रिसेंटली मिडल ईस्ट में भी इश्यूज क्रिएट किए थे, उसके चलते भी काफी लोग जैसे स्पेन, वो खिलाफ हो गए। उसके चलते अब ये वाला रीजन जो है ये काफी फेमस हो रहा है। नॉट ओनली दैट, क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं वो चाइना में बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो वहां पे शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। नॉर्थ में आप देखोगे जो पोलर आर्कटिक आइस मेल्ट हो रही है, उसके चलते अब ये सी रूट भी खुल गया है, अब यहां से भी शिप्स जा रही हैं। इसी के चलते आप देखोगे जो इंडिया का है ना, यहाँ से व्लादिवोस्टॉक नाम की एक सी रूट है, चेन्नई से व्लादिवोस्टॉक तक इंडिया ने अपना एक सी रूट बनाया है, जो यहाँ से मलक्का स्ट्रेट से गुजरता है और इसी इंडो पैसिफिक से जाता है। वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और यहाँ पे आप जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस देखोगे, ये आगे आ रहे हैं। ताइवान देखोगे, ये चिप्स बनाने में आगे आ रहा है। जापान काफी इंपॉर्टेंट बन रहा है। ऑस्ट्रेलिया काफी ज्यादा तरक्की कर रहा है। इसमें आप लिख सकते हो, क्वाड के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आसियान के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। आईपीओआई के बारे में आप बात कर सकते हो। ये सारे आपको अपने क्वेश्चन आंसर में डालने ही पड़ेंगे। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स दैट यू हैव टू मेंशन इन योर आंसर्स, कि ये सारी जो है ना, बेसिकली ये सारी इसी रीजन के साथ एसोसिएटेड है, इंडो पैसिफिक के साथ। उसके साथ साथ आप लिखोगे जो रशिया है, उसने यहाँ से जो है नॉर्दर्न पोलर सी रूट जो है इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया है। और चाइना ने भी इसके साथ हाथ जोड़े हैं कि हाँ भाई, हम भी अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को इसके साथ जोड़ेंगे। तो इसके चलते आप देखोगे ये भी काफी ज्यादा फेमस हो रहा है अब। और उसकी वजह से आप देखोगे ये जो रूट है, इसने अपनी रेलेवेंस खो दी है। अब ये उतना ज्यादा अभी भी है, ऐसा नहीं समझना कि ये पूरी तरह से डेड एंड आउट है, ऐसा नहीं है, बट उतनी रेलेवेंस नहीं है जितनी थी। तो ये सारी एग्जांपल्स आपके आंसर में आएंगी। हर एग्जांपल को आपको दो दो लाइन में एक्सप्लेन करना है, आपके 3 पेज भर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द मेजर ड्राइवर्स ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड लैंड यूज चेंजेस इन इंडिया एंड देयर जियोग्राफिकल कॉन्सिक्वेंसेस। ह्यूमन इंड्यूस्ड लैंड यूज चेंजेस, मतलब लैंड यूज चेंज का क्या मतलब होता है कि कोई एग्रीकल्चर लैंड अगर थी, अब वहां पे कंस्ट्रक्शन हो गई है। कोई भी और लैंड थी जहां पे पास्चर्स थे, अब वहां पे कुछ और काम हो रहा है। तो लैंड यूज जो थी वो चेंज हो रही है, लेकिन ह्यूमन इंड्यूस्ड आपको पूछा जा रहा है कि ह्यूमन इंड्यूस्ड लैंड यूज चेंजेस जो है, वो आपको मेजर चेंजेस ड्राइवर्स उसमें क्या क्या है, व्हाट आर द मेजर ड्राइवर्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, दैट इज अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन इज द बिगेस्ट ड्राइवर ऑफ लैंड यूज चेंज। आप अगर देखोगे, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट्स आर कट, जिनको कन्वर्ट किया जाता है इनटू सिटीज, इनटू अदर रीजन्स। वो क्यों किया जाता है? ताकि जो लोग हैं, जो एवर एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन है, उनको अकोमोडेट किया जा सके। तो दीज आर द मेजर ड्राइवर्स। उसी के साथ साथ आप देखोगे इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हो रहा है। इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन आपको देखने को मिलेगा फार फ्लंग एरियाज में। फिर वहां पे माइनिंग होती है। माइनिंग के चलते आप देखोगे माइनिंग इस तरह से की जाती है, जो ऊपर की सॉइल है वो डिग्रेड हो जाती है। तो वो एक और ड्राइवर है लैंड यूज चेंज का, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे ये चेंजेस जो है वो लैंड यूज में आ रही है, और ये ह्यूमंस है। नेचुरली तो और भी रीजंस हो सकते हैं, डिफोरेस्ट्रेशन एक और आप लिख सकते हो। उसके साथ साथ आप देख सकते हो अर्बनाइजेशन, मिनरल जो मिनरल्स है उनका एक्सट्रैक्शन, ठीक है। ये सारी चीजें जो है दीज आर ह्यूमन इंड्यूस्ड। अब इसका इम्पैक्ट एंड देयर जियोग्राफिकल कॉन्सिक्वेंसेज। जियोग्राफिकल कॉन्सिक्वेंसेज में आपको क्या करना है, ठहरो पहले मैं इसको हटा देता हूँ। आपको 4-5 एग्जाम्पल्स जो हैं, दीज विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, और ये आपको हर एक एग्जाम मतलब हर एक पेपर में काम आएंगी। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो वो है फूड सिक्योरिटी। अगर एग्रीकल्चरल लैंड ही खत्म होगी तो फूड सिक्योरिटी तो चैलेंज होगी। तो ये एक चैलेंज हो गया। दूसरा चैलेंज आप ये लिख सकते हो कि जो ट्रीज वगैरह कट हो गए, तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ेगा। और उसको आप सब्सटैंशिएट कर सकते हो विद अर्बन हीट आइलैंड इम्पैक्ट। अर्बन नहीं, अर्बन हीट आइलैंड के बारे में आप पढ़ लेना कि वो क्या होता है, दैट आई कैन नॉट टीच यू राइट नाउ, ठीक है। वो करोगे। तीसरा आप करोगे, जब जमीन होती है ना जहां पे बारिश होगी,
तो वो सीप डाउन हो जाती है, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। अब अगर आपने टाइल्स लगा दी तो बारिश होगी तो वो तो सीधे ही फ्लो कर देगी, तो उसके चलते आप देखोगे ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होता है। नंबर 4 आप देखोगे अर्बन फ्लड्स। हर साल अब आपको ऐसा नहीं लगता, लेट्स टॉक ऑफ श्रीनगर, आपको ऐसा नहीं लगता अभी थोड़ी बारिश हो गई होती है और फ्लड आ जाता है। लेट्स गो 10 इयर्स बैक बिफोर 2014 फ्लड्स, ऐसा था ही नहीं। हमने स्मार्ट सिटी वो ये बनाने के चक्कर में अब इतना बेड़ा गर्क कर दिया है कि अगर 2 दिन कंटिन्यूसली बारिश होगी तो फ्लड्स आ जाते हैं। क्यों? बिकॉज अब प्रॉब्लम ये है कि अब सीप डाउन ऑफ वाटर होता ही नहीं है, वाटर सीधे रन अवे करता है और इवेंचुअली अर्बन फ्लड्स का इशू हो जाता है। सो दीज आर द इम्पैक्ट्स। इसी के साथ साथ आप और भी लिख सकते हो, बट दीज 5 to 6 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ। इससे पहले आप ये लिखोगे किससे होता है, वो 3-4 पॉइंट लिख दिए, फिर ये 4-5 पॉइंट लिख दिए, इतना काफी होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20, ये तीनों जो है सोसाइटी के क्वेश्चंस हैं, तो इसमें आप लिख सकते हो, बट मेक श्योर यू यूज सम क्वालिटी पॉइंट्स। इज कास्ट डिसअपियरिंग इन अर्बन इंडिया? इलस्ट्रेट योर आंसर विद एग्जांपल्स। आपको पहले पूछा जा रहा है जो कास्ट सिस्टम है, जो छुआछूत है ना, मतलब ये वो कास्ट है, ऐसा है, क्या अर्बन इंडिया में वो आज भी जो है वो अब खत्म हो रहा है? इसको थोड़ा एग्जांपल से इलस्ट्रेट कीजिए। एज पर स्टडीज जो अर्बन एरियाज हैं वहां पे सिग्निफिकेंटली लेस देन 50% ऑफ द कास्ट इंसिडेंट्स देखे गए हैं एज कंपेयर टू रूरल इंडियाज। हमेशा डेटा, सोसाइटी के जो क्वेश्चन हो ना, आप सोसाइटी के क्वेश्चंस देखना, ये अक्सर ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर कोई लिख सकता है, पर आपको फिर क्यों एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे? इसमें आप डेटा यूज करोगे, डेटा आप यूज करोगे, कोई पॉइंट यूज करोगे, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट यूज करोगे, आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है। बिकॉज सोसाइटी अदरवाइज सबको पता है, हाँ अर्बन एरियाज में कम कास्ट है एज कंपेयर टू रूरल, लेस देन 50% ऑफ द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इवेंट्स एज कंपेयर टू रूरल। ये आप पहले लिखोगे इंट्रोडक्शन में, फिर उसके बाद आप लिखोगे विद एग्जाम्पल्स। ऐसा सच में है क्या? एग्जाम्पल्स में आप ये लिखोगे कि जब हम कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं, वहां पे आप देखोगे वहां पे कास्ट का कोई इश्यू ही नहीं होता है, वहां पे कास्ट के बारे में कोई बात ही नहीं करता है, सब आपस में साथ में बैठे होते हैं, साथ में काम करते हैं। फ्रेंड सर्कल्स जो होते हैं वहां पे कोई कास्ट का इश्यू नहीं होता है, जो आप अर्बन एरियाज की बात मैं कर रहा हूँ। वहां पे अलग अलग फ्लैट्स में रहते हैं। ठीक है। मतलब एक ही बिल्डिंग है, फ्लैट्स अलग अलग हैं, तो एक ही बिल्डिंग में पता नहीं कितने तरह के कास्ट होते हैं जो साथ में रहते हैं। ठीक है। फ्रेंड सर्कल्स बनते हैं, वीकेंड्स पे बाहर जाते हैं, ऑल दीज थिंग्स यू विल नेवर सी द मेंशन ऑफ कास्ट। ऑफिसेज जो होते हैं वहां पे भी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट प्रमोशन नहीं होती है, वहां पे भी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस होती है। रिक्रूटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज एंड परफॉर्मेंस होती है, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कम है। लेकिन एक चीज आप जो इसमें फिर लिख सकते हो, बट जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ऑलवेज पुट ए काउंटर। तब भी अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपको अर्बन एरियाज में देखने को मिलेगा कि वहां पे कुछ इवेंट्स अभी भी ऐसे हैं जहां पे आपको कास्ट की झलक देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप कितनी ही बड़ी सिटी में क्यों ना हो, अगर आपको शादी करनी है तो क्या आप उस टाइम पे कास्ट नहीं देखोगे? बेशक देखते हैं, उस टाइम पे देखते हैं। आप ऑफिस में काम कर रहे हो जहां पे 50 लोग अलग कास्ट से हैं, आप अलग कास्ट से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शादी के टाइम पे कास्ट का मैटर सामने आता है, तो ये आप एक एक्सेप्शन वहां पे डाल दो। एक आधा काफी है, बिकॉज आपको पूछा ही नहीं है। अगर क्रिटिकली एनालाइज होता तो हम और 2-4 इवेंट डाल देते, ये एक इवेंट है। उसके बाद आप कंक्लूजन में क्या लिखोगे? कंक्लूजन में आपको ये लिखना है कि इक्का दुक्का चीज छोड़ के अर्बन एरियाज में काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है द लाइफ ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट, और दिस इज अ गुड न्यूज। और उसी के साथ बोल बच्चन कर दो, एक दो लाइन के लिए, बात खत्म। दिस इज योर आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्रिटिकली एग्जामिन द चैलेंजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। क्रिटिकली एनालाइज का मतलब होता है कि आपको एक तो बताना है कि डेमोग्राफिक चैलेंज है, और उसको क्रिटिकली एनालाइज करना है, मतलब उसको क्रिटिसाइज भी करना है। इसमें आप क्या करोगे? सबसे पहले डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का क्या मतलब है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब होता है कि जो डेमोग्राफिक सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल इंडिया में पहले जो थे यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, बट इट इज बिलीव्ड कि अब यहां पे वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ओल्ड पॉपुलेशन, एज कंपेयर टू यंग पॉपुलेशन। और जो एज इज 15 to 59 है, इसके बीच में जो वर्किंग पॉपुलेशन है दैट इज सपोज्ड टू पीक अराउंड 2045।
आगे पीछे हो सकता है, बट दिस इज राइट नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग। ये डेटा आपको यूज करना है, मैंने आपको पहले भी बताया, यू हैव टू यूज डेटा। ये डेटा आप यूज करोगे कि हाँ भाई, देयर इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड इट इज द वर्किंग पॉपुलेशन इज सपोज टू पीक अराउंड 2045 2050। उसके बाद आप देखोगे, अब आपको बताया जा रहा है कि क्रिटिकली एग्जामिन द चैलेंजेस। अब चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस क्या है इसमें, जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रही है, इसको चलते चैलेंजेस क्या है इंडियन सोसाइटी के लिए? देखिए, जब वर्किंग एज में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा आएगी ना, मेजॉरिटी, तो हम देखते हैं कि यही पॉपुलेशन इवेंचुअली फिर एजिंग की तरफ जाएगी। तो हमको उस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप जापान में देखोगे, वहां पे क्या प्रॉब्लम है, वहां पे एजिंग पॉपुलेशन है, बूढ़े ज्यादा हैं, जवान लोग कम है, बच्चे तो और भी कम है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमको सिल्वर इकोनॉमी की तरफ फोकस करना चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ केयर इकोनॉमी, बिकॉज बच्चों के पास कोई नहीं होगा केयर के लिए, स्पेशली विद द प्रेजेंट डे सिचुएशंस। जो ओल्ड एज है, हमें पेंशन पेंशन नहीं, सॉरी, हमें रिटायरमेंट एज बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, ताकि हम उनके बारे में थोड़ा बहुत ध्यान रख सके। एट द सेम टाइम, चैलेंजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है? चैलेंजेस ये है कि हाँ, वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन वर्क कहाँ है? आप लोग गवर्नमेंट सरकारी नौकरी के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? बिकॉज आपको पता है कि 100 सीटें हैं, हमारे लिए यही है। 1000 बच्चे 100 सीट, 1000 भी नहीं, लाख बच्चा 100 सीट के लिए एग्जाम दे रहा है। तो दिस इज अ वेरी बिग चैलेंज। वी हैव टू प्रोवाइड देम विद अपॉर्चुनिटीज। पहला चैलेंज तो ये है कि यहाँ पे उतनी अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं अभी। वी हैव टू प्रोवाइड देम विद अपॉर्चुनिटीज, नंबर वन। नंबर टू, स्किल्ड लेबर हमारे पास नहीं है। मतलब स्किल्ड लेबर का क्या मतलब है कि अभी जो है एआई का जमाना है, हर एक चीज जो है एआई से है। एट द सेम टाइम, जो यंगर जनरेशन है, मतलब छोटे छोटे जो 12 13 साल के हैं, वो एआई के लिए काफी ट्रेंड है। एट द सेम टाइम, मेरी उम्र के जो है उनको आता ही नहीं है, मुझे आता ही नहीं है एआई। ठीक है, जो मेरे से 10 साल बड़े होंगे, मान लो 38 39 40, उनको तो बिल्कुल भी नहीं आता है। तो अनस्किल्ड वर्कफोर्स हमारे पास है, ये एक प्रॉब्लम है। मिसमैच है, जॉब इस टाइम पे, जॉब मार्केट जो डिमांड कर रही है, वहां पे मिसमैच है विद द लेबर स्किल सेट। ठीक है, अनस्किल्ड लेबर है, स्किल सेट जो लेबर्स के पास है वो पुअर है, वो रिक्वायरमेंट को मैच ही नहीं कर रहा है। एट द सेम टाइम, फिर अगर हम देखेंगे, वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन अपॉर्चुनिटी उतनी है नहीं सामने। हमारा जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप्ड ही नहीं है, तो लोग अब सेमी स्किल्ड लेबर्स जो है वो, चलो ठीक है, इंडस्ट्रीज में जाते, पर वहां पे भी कुछ नहीं है। इंडस्ट्रीज ही उतनी डेवलप नहीं है। 25% ऑफ द जीडीपी कंट्रीब्यूट नहीं करता है हमारा जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लेस देन 25%। तो करेंगे क्या? दीज आर द चैलेंजेस दैट आर एसोसिएटेड विद दिस, जो आपको लिखने हैं। फिर आपको साथ में सोल्यूशन भी लिखना है। 2 3 पॉइंट आप सोल्यूशन के लिख दो कि वी शुड फोकस ऑन आवर जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो है एम्प्लॉय हो सकते हैं। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसको हमको अपग्रेड करना चाहिए एज पर द न्यू डिमांड्स, जहाँ पे एआई, कोडिंग, मशीन लर्निंग, ये सारी चीज़ें हमें अपने कोर्स में डालना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए, ताकि जब वो बड़े हो तो वो ऑलरेडी तैयार हो। जैसा कि चाइना में, चाइना की एग्जाम्पल दे दो, चाइना में बच्चों को बचपन से इन चीज़ों के लिए ट्रेन किया जाता है। वो एक बहुत ही फेमस रील भी थी। चाइना में जो बच्चे हैं वो एप्लीकेशंस बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं एआई की मदद से। और इंडिया में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? एआई का कैसे इस्तेमाल करते हैं? मैं अदरक हूं रे, मैं वो हूं रे, यही है ना? दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, देन फाइनली वी हैव क्वेश्चन नंबर 20। इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियाज यूथ विद रेफरेंस टू सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल स्फीयर्स। ये 4 पॉइंट्स में आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करनी है। ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है? ग्लोबलाइजेशन मीन्स जो है क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजीज, इनोवेशंस। जब ये सारी चीजें अक्रॉस द बॉर्डर्स फ्लो करती है ना, तो उसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई रिसर्च अगर यूएसए में हो रहा है, कोई भी टेक्नोलॉजी, वो इंडिया आ जाती है, इंडिया में हो रही है, वो कहीं और जा रही है, कहीं और से कहीं और जा, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। लोग आराम से मूव कर रहे हैं, पासपोर्ट लाया, मूव कर लिया। ठीक है, एजुकेशन, कोई अभी कहीं दूर, मान लो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा रहा है, कोई चीज सिखा रहा है, मैं यहां बैठे बैठे सीख सकता हूं। दिस इज ऑल ग्लोबलाइजेशन। पहले डेफिनेशन लिख दो ग्लोबलाइजेशन की। ठीक है, अब आपको पूछा जा रहा है इससे इंडियन यूथ पे क्या असर पड़ता है। इंडियाज यूथ जो है, उन पे क्या असर हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। किस किस बारे में? आपको इन्हीं पॉइंट्स पे, सबसे पहले सोशल, सोशली हम पे क्या असर पड़ रहा है।
आप हर एक चीज का पॉजिटिव लिखोगे, हर एक चीज का नेगेटिव लिखोगे, ठीक है। तो जब हम अभी मैं आपको कंबाइन करके बताता हूं, आप इसको खुद फिर सॉर्ट करेंगे कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। अगर हम सोशली बात करेंगे तो क्या इंपैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का? हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सोसाइटी चेंज हो रही है, लिव इन रिलेशंस, करेक्ट। डिवोर्सेस अब जो पहले टैबू होते थे, अब वो टैबू नहीं है। अब जो लोग हैं वो लेट मैरिजेस करते हैं, नो किड्स, या डिंक, हम यहाँ पे डबल इनकम नो किड्स जो होती है, दोनों पार्टनर्स जो हैं वो बोलते हैं कि हम कहा, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बिकॉज जब हमने देखा कि 60-70 साल का एक आदमी, बिल गेट्स, वो ये स्टेटमेंट देता है कि आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ मैरिज, इस बुढ़ापे की उम्र में वो बोल रहा है कि मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता हूं विद माय वाइफ, तो इसलिए हमने डिसाइड किया है हम अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे जवान यही सीखेंगे। लिव इन हम देखते हैं टीवी पे, इंटरनेट पे कि ये कितना कॉमन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी काफी फेमस हो रहा है अब, ठीक है। लेट मैरिजेस बिकॉज ऑफ करियर प्रेफरेंसेस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। डबल इनकम नो किड्स, जहाँ पे दोनों कपल जो है, दोनों पार्टनर्स पैसा कमाते हैं, सोचते हैं कि अभी बच्चा नहीं रखेंगे, तो ये सोशल इम्पैक्ट हो गया। फिर आप अगर पॉलिटिकल इम्पैक्ट देखोगे, तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। कॉकरोच जनता पार्टी की एग्जाम्पल दे दो, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में अगर आप देखोगे, नेपाल में जेनजी रेवोल्यूशन आ गया, बांग्लादेश में जो है तख्ता पलट हो गया, इसी तरह से पाकिस्तान में तो चलो उधर तो प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, ठीक है, श्रीलंका में ये इशू हो गया। तो ये सारी चीजें जो है ना, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे डोर स्टेप पे भी आ गई। हमने ये सब सीखा, देखा, यूथ के पास पावर है, हमको ये कहां से वॉइस कहां से आई, ये कॉकरोच जनता पार्टी। आप खुद सोचो, आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, कर पाती एग्जिस्ट? नेवर। अब कर रही है, बिकॉज अब हमने देखा ग्लोबलाइजेशन इज एक्चुअली इंपैक्टेड। हमारा वोट देने का बिहेवियर चेंज हो गया है। हम अब वोट भी उसी को देना चाहते हैं जो यूथ को रिप्रेजेंट करे। आइडियली क्या होता था कि हाँ, वही पार्टीज हैं जो चलती आ रही है, उनको वोट दे दो। अब ऐसा नहीं है। अब जो यंगर जनरेशन है, दे वांट टू वोट फॉर समवन हु कैन एक्चुअली रेज द इश्यूज, ठीक है। ये कैसे हुआ? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इकोनॉमिक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगी ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इसमें आप लिख सकते हो, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे रिक्रूट किया है वर्क फ्रॉम होम। आप देखोगे वर्क फ्रॉम होम कितना कॉमन है आजकल। तो उसमें आप देखोगे किन के लिए फायदा हुआ, जो मदर्स हैं जिनका छोटा बच्चा है, या जो घर से बाहर जाके काम नहीं कर सकती हैं, उनको एम्पावरमेंट मिल गई। अदरवाइज वो काम ही नहीं करती, दे वुड नॉट हैव बीन फाइनेंशियली स्टेबल, इंडिपेंडेंट। लेकिन अब उनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिल गई है। साथ ही साथ में बिजनेस आइडियाज, जो डिफरेंट एमएनसीज यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उनके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हो, वो आपका जो है पावर बढ़ रहा है वहां पे जाके। तो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। बिजनेस डिसीजंस आपके चेंज हो गए, क्योंकि आप फाइनेंशियल ओपिनियन ले सकते हो फ्रॉम अ समवन, जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है यूएसए का, आप उसका फाइनेंशियल ओपिनियन ले सकते हो घर बैठे बैठे, जो आइडियली पॉसिबल नहीं था बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कल्चरल स्फेयर्स, कल्चर स्फेयर्स की जब हम बात करते हैं, तो कल्चर में कितनी चेंज आ गई है। इसमें आप एग्जांपल देखो, यहाँ पे ट्रेडिशनली क्या है, दिवाली, होली, ईद, ये फेस्टिवल्स थे। लेकिन अब यहाँ पे आप देखोगे हेलोवीन मनाया जा रहा है, ठीक है। क्रिसमस तो चलो था, फिर भी हेलोवीन जो आइडली यहाँ पे मनाया नहीं जाता था, वो मनाया जा रहा है। उसी के साथ साथ आप देखोगे यहाँ पे और भी कल्चरल इम्पैक्ट्स आ गए, जिसमें आप देखोगे लाइफस्टाइल चेंजेस आ गई, ड्रेसिंग सेंस हमारा चेंज हो गया, कल्चर जो हमारा था, आइडियली हमारा जो कल्चर था, ट्रेडिशनल कल्चर, वो चेंज हो गया। हेयर स्टाइल देख लो, यहाँ से और यहाँ से बाल ही नहीं है, बस यहाँ पे मोहॉक रख दिया, बात खत्म। फटी हुई जीन्स, कटे हुए जूते। अब आई नो बहुत सारे ऐसे कपड़े पहनते हैं, वो कहाँ से आया? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आपने जस्टिन, क्या नाम है उसका, बीबर जस्टिन बीबर को ये सब करते हुए देखा, तो आप यहाँ पे कर रहे हो। दिस इज ग्लोबलाइजेशन। डिफरेंट ब्रांड्स जो थे, उन्होंने अपनी क्लोथ्स वगैरह यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए, यहाँ का कल्चर मॉडिफाई हो गया, हाइब्रिड कल्चर आने लग गया। दिवाली में मिठाइयां जो है वो हाइब्रिड आने लग गई। और यहाँ का इंपैक्ट बाहर की कंट्रीज में भी हुआ है, ऐसा नहीं है। आपको देखने को मिलेगा, रिसेंटली मैंने न्यूज में पढ़ा कि थेम्स रिवर जो है, ये अभी हुआ नहीं है, शायद होने वाला है, वहां पे आरती की जाएगी लंदन में। ठीक है। तो दिस इज ऑल द इम्पैक्ट ऑफ
ग्लोबलाइजेशन। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। मेरा गला ख़राब हो गया अब, काफ़ी टाइम से क्लास भी ले रहे हैं, तो आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।